जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। इसके पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। और यह क्लास उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें केवल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा ही गया क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज रहेगा, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा। और जो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप लोग उसका आंसर कमेंट करना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को सीखना, जिससे आगे अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। तो सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से पढ़ो। ये जो आपका क्वेश्चन है यह सिंपल इंटरेस्ट से है। देखो कि जो आपका यह क्वेश्चन दिया है यह आपका साधारण ब्याज से है। इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि 7 वर्षों का यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। जो आपका यह क्वेश्चन है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 वर्षों के बाद जो साधारण ब्याज है वह मूलधन का 56% हो जाता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या बोला है कि जो 7 वर्षों का साधारण ब्याज है वह मूलधन के 56% के बराबर हो जाता है, तो वह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा कि वह जो साधारण ब्याज है वह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो इसमें अगर सबसे पहले आप जो इसका प्रिंसिपल है अगर इसको मान लो आप 100, ठीक, अगर आप इसके प्रिंसिपल को मूलधन को इसको अगर मान लोगे 100, तो यहाँ पर आप किस फार्मूले का यूज करते हो हमेशा कि अगर जब प्रिंसिपल हो जाएगा 100 तो यहाँ पर आपका एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाता है RT%। यह आपको पता होगा, अगर नहीं पता फिर भी आप इसको समझो कि जब हम मूलधन को 100 मान लेते हैं या जब यहाँ पर हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं तो हमारा एसआई का फार्मूला बन जाता है कि एसआई बराबर हो जाता है RT% कि साधारण ब्याज बराबर दर गुणे में क्या हो जाएगा समय। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोला कितने वर्ष के बाद, समय आपको पता है कितने वर्ष के बाद, 7 वर्षों के बाद। जब 7 वर्षों के बाद इसका साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जा रहा है 56%। 56% का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो 100 का जब 56% लेंगे तो इसका एसआई बराबर कितना आ जाएगा 56। ठीक, यही आ जाएगा 56। जब यह आ गया 56 तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर इसका जो रेट है इसको हम निकाल सकते हैं कि इसका रेट कितना होगा कि एसआई बराबर कितना है 56। ठीक, तो बराबर आर हमको बताना है। और जो यहाँ पर देखो टी का मान दिया कितना है 7, तो समय बराबर हो गया 7 वर्ष और R% बराबर हमको बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर R% यानी कि इसका रेट बराबर कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, कितना आ गया यहाँ पर 8%। ये हमें यहाँ पर क्या इसका पता चल गया रेट कि इसका दर कितना है 8%। अब देखो आपको यहाँ पर बताना है तो यह कितने वर्ष के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा कि जो इसका साधारण ब्याज है यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन यहाँ पर कितना है 100 है। इसका मतलब यहाँ पर जो मूलधन के बराबर जब होगा साधारण ब्याज यानी कि वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। इसका जो साधारण ब्याज है वह कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और हमको बताना है कितने वर्ष में वो 100 होगा। तो जब हम एसआई बराबर मूलधन के बराबर करेंगे तो मूलधन कितना है 100 है। जब हम एसआई बराबर 100 लेंगे और इसका रेट हम यहाँ पर 8% लेंगे तो यहाँ पर इसका समय कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है RT%, यही होता है। तो एसआई का मान कितना यहाँ पर है 100 बराबर आर का मान कितना है 8%, गुणे में समय हमको बताना है। ठीक, गुणे में हमको समय यहाँ पर बताना है तो 8 से हम 8 को कर देंगे इधर। देखो समय बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ठीक, और देखो ध्यान से यहाँ पर R% का मान हमने रखा है यहाँ पर 8 है। ठीक, इसको आप हटाओ अगर तब भी देखो R% का मान है 8, इतना आपको यह पता होना चाहिए R% का मान कितना 8 है। ऐसा नहीं कि आप करोगे 8 बटे में 100। ठीक, देखो अब इसके बाद जब आप 100 को डिवाइड करोगे 8 से तो इसको सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 25 100 का कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे में 2 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 12 सही 1 बटा में 2 ईयर। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, और अगर इसके बजाय अगर आपको यहाँ पर मंथ में भी बताना हो कि देखो आप यहाँ पर जो आपका आंसर है वह दिया है ईयर और मंथ दोनों में कि साल कितना वर्ष है और कितना महीना लगा या दोनों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 12 जब अलग है इसको बदल दो, जो 1/2 को बदल दो मंथ में। सबसे पहले 12 को बाहर निकालो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 ईयर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितना मंथ हो जाएगा 1/2 ईयर है। तो 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12, तो यह कितना हो जाएगा 12/2 यानी कितना आ जाएगा 6 मंथ।
देखो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको लिख दो, 12 ईयर 6 मंथ। ठीक, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करके बता दो कि जो आपका यह क्वेश्चन है यह पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन है आपका रेशियो से है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, तो 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा, वो भी आपको वर्षों में बताना। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि ए और बी इन दोनों का वर्तमान का रेशियो दिया है, आयु का रेशियो दिया है, कितना है 5:3 है। कितना है 5:3 है। और 5 वर्ष के बाद इनका जो आयु का अनुपात होगा यह भी दिया है, कितना है, यह हो जाएगा 10:7। ठीक, यह दिया है क्वेश्चन में। और आपको बताना है कि इनका जो वर्तमान आयु है इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, कि ए और बी के वर्तमान का जो आयु है उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। और व्यूअर्स में आपको बताना, सबसे पहले देखो जब यहाँ आप एक चीज आपको पता होगा, खुद से आप बताओ कि अगर आपके भाई, देखो आपके और आपके भाई के बीच का जो अंतर है, उन दोनों के आयु के बीच का अगर अंतर अगर 2 साल है या फिर 3 साल समझ लो, ठीक, कि आप और आपके छोटे भाई दोनों के बीच का जो अंतर है आयु का वह है 3 वर्ष है। अगर आप 20 साल के बाद अगर आपको बताना हो कि आपके भाई और आपके बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने वर्ष का डिफरेंस, तो आप कितना बताओगे, 3 ही बताओगे। कितना बताओगे, 3 ही बताओगे। क्यों बताओगे, क्योंकि जो आयु का डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा, एज बढ़ती जाएगी लेकिन आपके भाई का भी तो एज बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका एज बढ़ जाएगा और भाई का एज छोटा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 10 साल के हैं और आपका भाई 7 साल का है, तो 5 वर्ष के बाद आपका आयु कितनी हो जाएगी, 15, तो आपका भाई का आयु कितनी हो जाएगी, आपसे 3 कम हो जाएगा, वही कितना हो जाएगा 12। तो सेम इसी प्रकार से अगर ए की आयु अगर 5 है और बी की आयु 3 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 और 3 के बीच का अंतर 2 है। जब यह कितने वर्ष के बाद इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष के बाद उन दोनों का आयु का रेशियो कितना हो गया, 10:7 हो गया। चाहे रेशियो चाहे जो हो जाए, चाहे इतना यह बढ़ जाए, लेकिन उनके बीच का जो अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। वर्तमान में उनका अंतर कितना है, 2 है, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो 10 और 7 के बीच का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इसका रेशियो सही नहीं है। जब इसका रेशियो सही नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके रेशियो को हम बराबर करेंगे। जब इसका रेशियो बराबर होगा तभी आपका आंसर आएगा। देखो रेशियो को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले का डिफरेंस कितना है कि 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस है 2, तो 5 और 3 का डिफरेंस जब 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे हम नीचे। ठीक, और 10 और 7 का डिफरेंस कितना है, 3, तो इसका गुणा कर देंगे हम कहाँ पे, ऊपर। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो इनका वर्तमान रेशियो कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु का रेशियो हो जाएगा 5 3 15, रेशियो 3 तरीका कितना यहाँ पर हो जाएगा 9। अब इसके बाद 5 वर्ष के बाद वाला रेशियो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, रेशियो 7 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 और 9 के बीच का डिफरेंस है 6, और यहाँ पर 20 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है 6। अब इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का जो ये रेशियो है यह पूरा सही है। ठीक, अब यह सही रेशियो दिया है। अब हम देखो यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जब पहले ए की आयु 15 थी और 5 वर्ष के बाद इसकी आयु कितना हो गई 20, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस यहाँ पर आ गया, 5 का, कि 5 वर्ष ये बढ़ गया। और यहाँ पर देखो ये पहले 9 था, बाद में कितना हो गया 14, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है कितना है 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 5 है। तो यहाँ पर जो 5 है यह बराबर कितने के है, कि यह कितने, देखो कितने वर्ष के बाद का यह रेशियो दिया है, क्वेश्चन में दिया है कितने वर्ष के बाद का, 5 वर्ष के बाद का। तो जो यहाँ पर 5 आया है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का जो अंतर आया है 5, यह 5 कितने के बराबर की, 5 यूनिट है, बराबर कितने के है, 5 वर्ष के है। यह क्वेश्चन में दिया है। और आपको बताना है कि इनके वर्तमान आयु के बीच का अंतर, वर्तमान आयु कितना है 15 और 9, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यह तो वर्तमान समय का है ना, वर्तमान। ठीक, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 9 और 5 का, देखो 9 और 15 का डिफरेंस हो जाएगा 6। जब 5 बराबर है 5 के, तो यहाँ पर 6 बराबर कितने के हो जाएगा, 5 बटे में हो जाएगा यह 5, गुणे में कितना हो जाएगा 6, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 ईयर।
यही आपका हो जाएगा आंसर कि ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस, वह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको अब आप लोग नोट करो। अब चलो देखो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में जो आपका एलसीएम और एचसीएफ वाला जो टॉपिक है उसमें से रहेगा। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं, और जो आपका यह 2 मेथड है इसमें से पहला आपका होगा जो वह रहेगा, हम इसके ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, और जो दूसरा रहेगा उसको अभी आप लोग देखना। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया है इसको हम यहाँ पर लिख लें। देखो कि जो इसमें पहला जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी और डी। देखो पहला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ कितना है, 1091। दूसरा ऑप्शन है 1021। तीसरा ऑप्शन कितना है यहाँ पर, 1001। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 1041। संख्या कितनी है यहाँ पर है, 2, 3 और 5। ठीक, यही संख्या यहाँ पर है। और आपको बताना है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से जो 2, 3, 5 इनसे डिवाइड करने के बाद हमेशा शेषफल कितना बचे, 1 बचे। ठीक, अब देखो ध्यान से, सबसे पहला जो आपका मेथड है वह है बाई ऑप्शन से। देखो बाई ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो संख्या जो दी गई रहती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनका लेते हैं हम एलसीएम। ठीक, उनका ले लेंगे हम यहाँ पर एलसीएम। जब हम एलसीएम इसका ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 30। 5 3 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। और देखो जो क्वेश्चन में जो दिया है कि इनका शेषफल कितना है, 1 है। जब शेषफल इसका 1 है तो हम क्या करेंगे, उस शेषफल को सबसे पहले इसके ऑप्शन में से हम माइनस कर देंगे सब में से। ठीक, तो यहाँ पर बराबर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 1091 में से जब 1 माइनस होगा, यह आ जाएगा 1090। दूसरा वाला हो जाएगा 1020। तीसरा वाला हो जाएगा 1000। चौथा वाला यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1040। ठीक, अब चलो देखो, अब यहाँ पर जो तीनों संख्याओं का जो एलसीएम जो हमें मिला है कितना है, 30 है। अब हम करेंगे 30 से इस संख्या को डिवाइड। ठीक, अगर 30 से जो संख्या अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ पर जो डिवाइड होगा वही इसका हो जाएगा आंसर। और देखो आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और जिन लोगों को डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है उसकी क्लास हो चुकी है पहले ही, आप लोग जाकर उस क्लास को देख लेना कि वहाँ पर डिटेल में बताया गया है। जो 1 से लेके लगभग 16 तक की संख्याओं का आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है उसमें। देखो तो सबसे पहले करेंगे जो 30 है, 30 को हम यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें, अलग कर दें इस प्रकार से कि देखो 3 गुणे में कितना कर देंगे, 10। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 3 और 10 दोनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है। तो ध्यान से अगर देखो तो लास्ट में इनकी कितना है, 0 है सब में, तो सभी संख्या क्या है, 9 से 10 से यहाँ पर डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे 3 से इनमें से कौन सी संख्या डिविजिबल है। और आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सभी अंकों, देखो जितनी संख्या दिया रहेगा उनके सभी अंकों को हम सम लेंगे। सम का मतलब क्या होगा, उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वह संख्या 3 से डिवाइड हो गई तो वह जो संख्या है पूरी पूरी 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर देखो 3 से हम इसका डिविजिबिलिटी को चेक करें। सबसे पहले देखो यहाँ पर 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत, क्योंकि 10 जो है वह 3 से नहीं डिवाइड होगा। ठीक, अब इसके बाद देखो अगला वाला, यहाँ पर कितना दिया है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यह जो संख्या है यह 3 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहाँ पर जो 1000 है यह भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, और 1040 जो है अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यह सही, 1021। ठीक, अब देखो सेकंड वाला मेथड, एक चीज समझो, अब अगर आपको बाई ऑप्शन वाला सही लगे तो आप इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर जिनको नहीं समझ में आया, अब वो लोग सेकंड वाले मेथड को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है कि क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन, 4 अंक वाली,
कि वह 4 अंकों वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 1000, क्योंकि 999 जो है यह 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और उसमें जैसे एक ऐड होगा आ जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और आपको बताना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 30 से, जो संख्याओं का जो एलसीएम रहेगा उससे। सबसे पहले यहाँ पर भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार। कितना हो जाएगा? 3 तरीका 9, 90। यहाँ पर बच जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, फिर 0 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 बार फिर जाएगा, हो जाएगा कितना? 90। कितना बचा यहाँ पर? 10। अब जो यहाँ पर इसका शेष बचा है 10, अब 10 को हम क्या करेंगे? जिससे हम इसमें भाग दे रहे थे उसी में से कर देंगे हम इसको माइनस। यहाँ पर लेंगे इनका हम अंतर। अंतर कितना यहाँ पर हो जाएगा? जब 30 माइनस करेंगे हम 10 तो बराबर है कितना आ जाएगा? 20। अब जो यह 20 आया है, 20 को कर देंगे हम 1000 में ऐड। देखो आपका आंसर कितना होगा? सबसे पहले 1000 में कर देंगे हम 20 को ऐड। जब 20 को हम ऐड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 1020। कितना हो जाएगा? 1020। अब देखो ध्यान से, और आपको बताना क्या है कि इसका जो रिमाइंडर है और लास्ट में कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो इसी में कर देंगे हम 1 को ऐड, जिससे इसका रिमाइंडर कितना बच जाए? 1। तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1021। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर अगर आपको पहला वाला मेथड अच्छा लगे तो आप उससे सॉल्व करो, या फिर आपको सेकंड वाला मेथड अच्छे से समझ में आया तो आप इससे सॉल्व करो, जो आपको सही लगे। इसको आप लोग नोट करो। और आप लोग यह जरूर बता दो यहाँ पर कि पहले और दूसरे में से कौन सा आपको ज़्यादा इजी लगा। आप कमेंट करके यह भी बता दो। और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दो। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। चलो देखो, अब जो आपका अगला यह क्वेश्चन है, यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का मिक्स है। ठीक, इसमें आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें दोनों का कंसेप्ट लगेगा। तो सो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन में देखो बोला है कि ए ने एक बैंक में 8000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा की। जो ए है यह 8000 की धनराशि को 8% के साधारण वार्षिक, देखो साधारण ब्याज की दर पर जमा किया, और बी ने 6000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की, और 3 वर्षों के बाद उनकी ब्याज राशि के बीच का अंतर आपको बताना कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखो, पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है? 8000, और यहाँ पर इसका रेट कितना है? 8%, और कितने वर्ष के लिए? 3। ठीक, तो बराबर यहाँ पर देखो इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? SI बराबर यहाँ पर हो जाएगा। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल 8000 गुणे में इसका रेट 8 गुणे में समय 3 बटे में कितना हो जाएगा? 100। 00 कैंसिल, 8 कितना हो जाएगा? 64। 640 गुणे में कितना हो जाएगा? 3 बराबर हो जाएगा 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12, 2 से लेगा 1। देखो 6 कितना हो जाएगा? 18, 18 कितना हो जाएगा? 19। कितना आ गया यहाँ पर इसका साधारण ब्याज 3 वर्षों का? 1920 रुपये की 1920 रुपये। अब देखो आगे इसमें बोला है कि बी ने 6000 की धनराशि, यह तो होगा पहले वाले का साधारण ब्याज में निकल गया। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? जो दूसरे वाले में बोला है कि बी ने 6000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यहाँ पर देखो जो रेट दिया है इसका वह कितना है? 10%। इसको बदल देंगे फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा? 1/10। जो इसका हर होता है उस होता है प्रिंसिपल, जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वह क्या आ जाता है? इसका अमाउंट आ जाता है। ठीक, देखो तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वह कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। ठीक, यह हो गया इन दोनों का रेशियो। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया कितना? 10 और अनुपात 11। अब कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। जितने वर्ष के लिए बोलता है उतना हम इसके कर देते हैं पावर के रूप में। 3 वर्ष के लिए बोला तो इसका पावर हमने 3 किया, 2 वर्ष के लिए बोलता तो इसका पावर 2 करते, 4 वर्ष के लिए बोलता तो इसका पावर हम 4 करते। तो यहाँ पर देखो अब कितना ये हो जाएगा? 10 दाम ये हो जाएगा 100, 1000 रेशियो 11 का जब क्यूब करेंगे हम कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1331 के 1331 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस हम ले लेंगे,
अब डिफरेंस कितना आ जाएगा, जो डिफरेंस आएगा यही आ जाएगा इनका ब्याज 331। अब देखो ध्यान से, इसमें जो इसका प्रिंसिपल वह दिया है कितना है 6000, और जो इसका प्रिंसिपल यहाँ पर आया हुआ है कितना है 1000। तो यहाँ पर देखो 1000, यहाँ पर देखो यहीं पे दूसरे पेन से यहाँ पर देखो आप कि 1000 बराबर कितने के है 6000 के। तो यहाँ पर 331 या बराबर कितने को हो जाएगा 6000 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुणे में कितना हो जाएगा 331। 000 कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 करने में 6, 6 3 18 के 8 हाथ से लेगा 1, 6 3 18, 18 कितना हो जाएगा 19, 1900 कितना आ गया यहाँ पर 86, और यहाँ पर यह कितना आया 1920। तो इन्हीं दोनों का हमें क्या बताना है डिफरेंस, ये दोनों का अंतर क्या होगा। 1900 कितना है 80, नहीं 1986 माइनस 1900 कितना है ऊपर दिया है 20, तो बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 66 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यह। चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन है बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पूरा फार्मूला इसका है कि किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग होता है कितना, इसमें आपको बताना है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर देना कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बता देना। ठीक, चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चलो देखो आप लोग पहला वाला मेथड। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु कितना है 18 वर्ष है। आगे बोला कि यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 हो जाता है। ठीक, उनका औसत कितना 17 वर्ष हो जाता है। तो प्रोफेसर की आयु आपको बताना वर्षों में कितना होगा। सबसे पहले जो इसका बेसिक मेथड है उसको आप लोग देखो। बेसिक नहीं, पहले आप इसका ट्रिकी वाला देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने लड़के हैं 36 लड़के, 36 लड़के प्लस में उसका एक प्रोफेसर बराबर है कितना हो गया 37। 37 लोगों का जो औसत आयु है वह कितना है 18 है। ठीक, इसके बाद क्या बोला कि अगर इसमें से प्रोफेसर को बाहर निकाल दिया जाए, यानी जब प्रोफेसर कम हो गया तो कितना हो जाएगा 36, तो इनका औसत कितना हो गया यहाँ पर 17 हो गया इनका औसत, क्योंकि एक ही तो कम हुआ इसमें बोल रहा क्वेश्चन में। तब देखो ध्यान समझो, अब पहले कितने लोग थे, पहले थे 37 लोग, तो इनका औसत कितना था 18, और जब ये 36 लोग हुए तो इनका औसत कितना हो गया 17। इसका मतलब इसके औसत में कितने कमी हो गई, एक की कमी हुई, और इनके जो संख्या थी इनमें कितने की कमी हुई, एक की कमी हुई। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने की, जो कितने औसत की कमी हो गई, एक औसत की। एवरेज जो अगर बोला जाए कितने ईयर एवरेज का इसमें कमी हो तो एक का, और जो एक का हुआ यह कितने पे 36 लोगों के हिसाब से हो गया 36 बराबर है कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा। अब देखो यह तो होगा 36 वर्ष, लेकिन 36 वर्ष से यह आया तो यह सही नहीं है। क्यों, जब इसमें से देखो प्रत्येक का जो एवरेज है कितना है 18 है, प्रत्येक लोगों का। जो 37 लोग हैं इन 37 लोगों का जो एवरेज है यहाँ पर औसत है वह कितना है 18 है। तो इसमें से एक का तो जब एक कम हो गया तो यहाँ पर इसके एवरेज में भी एक की कमी हो गया। इसका मतलब कितनी कमी होगा 18 की कमी हुआ होगा, तो उसी 18 को इसमें हम कर देंगे ऐड। 36 प्लस में कितना हो जाएगा 18, तो बराबर कितना आएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 4 हंस लेगा 3 और 4 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ये 54 वर्ष जो है यही आ जाएगा प्रोफेसर की आयु, उम्र किसकी, प्रोफेसर की। अब देखो ध्यान से, यह तो हो गया इसका आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। ठीक, यह होगा आपका पहला मेथड। और सेकंड मेथड देखो जो इसका बेसिक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, वही बताया जा रहा है कैसे। सबसे पहले इसमें देखो जो इसमें बोला है सबसे पहले कि 36 इसमें थे लड़के, 36 लड़के थे, और इसमें जब एक प्रोफेसर मिल गया कितने लोग हो गए 37 लोग हो गए। तो यहाँ पर देखो 37 लोग जब हो गए तो 37 लोगों का एवरेज दिया कितना है 18 है। तो अगर इनका हम सम निकालना चाहें टोटल कितने वर्ष हुआ, तो 18 गुणे में कितना कर देंगे हम 37 कर देंगे। ठीक है समझ। अब देखो आगे, तो बराबर जितना आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो आगे
एक की कमी हो गया इसमें, जब प्रोफेसर निकल गया तो कितने लोग होंगे, 36 लोग। तो 36 लोगों का औसत कितना दिया है, 17 है। तो 17 गुणे में कितना कर देंगे हम, 36, तो इनका टोटल निकल जाएगा। जब 18 में 37 से गुणा करेंगे, जितना आएगा यह ज्यादा रहेगा और ज्यादा रहेगा, और 17 जो एवरेज है, 17 एवरेज में जब 36 से गुणा करेंगे तो यह इसके अपेक्षा कम आएगा। ज्यादा में से आप कम को जब माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आएगा, जो आए वही आपका हो जाएगा प्रोफेसर की आय। ठीक, तो आप लोग इसको निकाल के जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सेम आपका यही आंसर आएगा कि 36 गुणे में करोगे 18 और 37 गुणे में 18 और 36 गुणे में 17, इन दोनों का आपस में गुणा करके इन दोनों का ले लोगे आप डिफरेंस, अंतर, तो आपका आ जाएगा कितना, 54 आ जाएगा, यही आंसर। ठीक, आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करके आप चेक भी कर सकते हो कि इसका आंसर सेम सही है कि नहीं है। ठीक, नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन। अब यह जो क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस है, और अभी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल नहीं कह सकते हैं, इजी से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपए में बेच दिया, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसका क्रय मूल्य, कि अगर यहाँ पर जो व्यक्ति है यह क्रय मूल्य, देखो यह जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, यह क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करके उसको कितने में बेच दिया, 171 रुपए में, तो इसका इस पे कितना हो जाएगा, 171 रुपए, यही तो बोला इसमें। और किसके बराबर लाभ, सीपी के बराबर लाभ प्राप्त करना, सीपी के बराबर। ठीक, जो यहाँ पर प्रॉफिट जो ले रहा है वो किसके बराबर, सीपी के बराबर ले रहा है। और इसको देखो ऑप्शन से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इनमें से पहला ऑप्शन कितना दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 90, दूसरा ऑप्शन कितना दिया 70, तीसरा ऑप्शन दिया 98 और चौथा ऑप्शन कितना दिया है 168। अब देखो ध्यान समझो आप इसको। अगर हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को लेके इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर अगर देखो यह सब क्या इसका दिया है, क्रय मूल्य ही दिया है ना, तो अगर क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ प्राप्त करेगा, क्रय मूल्य को अपने आप में अगर आप मानोगे 100%, तो इसको आप उसमें ऐड कर दोगे। कैसे, देखो कि अगर नहीं, देखो पहले क्रय मूल्य देखो कितना, अगर यहाँ पर 90 को पहले वाले को अगर लें, पहले वाले को अगर हम सही माने, तो 90 गुणे में हम कितना, कितने परसेंट के बराबर ये कह रहा है इसमें, इसके सीपी के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर ये लाभ प्राप्त कर रहा है। अगर इसके कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 मान लें, तो अगर ये 100% के बराबर, देखो इस प्रकार समझो आप, अगर इसका जो सीपी है अगर वह कितना यहाँ पर है, कितना है 90 है, तो अगर 90 के बराबर अगर लाभ प्राप्त करेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 प्लस में कितना हो जाएगा 90 बटे में कितना हो जाएगा 100। यही जब निकालेंगे हम 190% इसका जब निकालेंगे हम, तो यह कितना आ जाएगा, इसके 71%, 171 के बराबर आना चाहिए। अगर 171 के बराबर आ गया तो आपका आंसर सही हुआ। और इस सेम देखो इसके भी ऑप्शन नंबर बी भी जब चेक करेंगे, यह हो जाएगा आपका 70 गुणे में 170 बटे में हो जाएगा 100। इसको भी चेक करेंगे इसी प्रकार की, 98 गुणे में 198 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसको भी इसी प्रकार से हम कि जिनको सॉल्व करने पर 171 आ गया वही आपका हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कितना यहाँ पर है 90, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको चेक करो, 0 0 हो गया कैंसिल, 19 नामा कितना हो जाएगा 171, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही, सीधे सीधे। अब इन दोनों को जब आप तीनों को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, 171 के बराबर ये नहीं आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो उसको आप हमेशा उसके ऑप्शन से सॉल्व करना, ठीक, जिससे बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन। यह आपका मेंसुरेशन से है, जिसमें से समचतुर्भुज क्वेश्चन में बोला है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। इसमें देखो जो आपका रैम्बस दिया है, इसमें समचतुर्भुज, आपको पता होगा जो समचतुर्भुज होता है यह वर्ग का ही
टेढ़ा भाग होता है, ठीक। सेम वर्क ही रहेगा, केवल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। देखो कैसे, यह क्या है, समचतुर्भुज पी क्यू आर एस, इनकी सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और यहाँ पर देखो, यह इसका क्या है, डायगोनल है, इसका बी कर्ड, यह हो गया आपका D1 और यह हो गया इसका D2। और देखो इसका एरिया क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लेना और याद रखना कि 1/2 गुणे में D1 इंटू क्या होता है, D2, कि बीकर्ड जो पहले बीकर्ड का गुणा हो जाएगा दूसरे बीकर्ड गुणे में 1/2 उसका आधा, वही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एरिया। तो इसमें जो D1 और D2 बराबर दिया है कितना है, सीधे यहाँ पर सॉल्व करो। चलो एरिया बराबर यहाँ पर यह हो जाएगा 1/2, D1 का मान दिया है 10 गुणे में D2 का मान दिया है 8.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो जब इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे, यह हो जाएगा 82 गुणे में हो जाएगा 2, आ जाएगा कितना, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में जब गुणा होगा तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस फार्मूले को आप लोग याद रख लेना कि अगर आपको बोलेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वह होता है 1/2 गुणे में डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, ठीक। D1 फर्स्ट इंटू D2, इसको पहले नोट कर लो। अब देखो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, यह आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शंस रहेगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो देखो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन में इसमें आपका MDH वाला जो फार्मूला बनता है, M1D1 और H1 अपान क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2D2 H2 बटे में क्या हो जाएगा, W2, ठीक। यही फार्मूला इसका हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो M बराबर पहले में कितना दिया है, 15, ठीक। और समय बराबर कितना लग रहा है, D बराबर 30 दिन, और आगे फिर बोला कितने कितने आदमी, 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व करके बताओ। सेम इसी को आप इस पर रख दो और इसका जो आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट करके बता दो क्या होगा, ठीक। इसका आंसर आप लोग बता दो। और अब चलिए आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि बताइए। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या बोला है, इनकी आय कितना है, आय और इनकी खर्च, व्यय, एक्सपेंडिचर, एक इनकम और एक्सपेंडिचर का जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है कितना है, 9 अनुपात कितना है, 9:5 है, ठीक। यह इनका क्या है, आय और एक्सपेंडिचर के, इसका मतलब क्या हो गया, देखो पूरा आय, इनकम और यह इसका क्या हो गया, खर्च का रेशियो दिया कितना, 5:9:5 है। तो देखो ध्यान, सबसे पहले आप लोग समझो, तो इनकम होता है, इनकम यह हमेशा बराबर होता है किसके, जो इसका एक्सपेंडिचर होगा, खर्च होगा, और प्लस में क्या इसका जो सेविंग होगा, यह इसी के बराबर होगा। इसको हिंदी में लिख लो, आपकी आय बराबर होगा क्या, यहाँ पर खर्च प्लस में क्या हो जाएगा, बचत। यही होता है। अगर आपको
आपको आय और खर्च पता तो बचत आप निकाल सकते हो आय को खर्च में से आप माइनस करके, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है तो उसकी बचत राशि कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, इसके आय और इसके खर्च का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी, 9 में से 5 माइनस हो कितना आ जाएगा 4, और जो 4 है इसका क्या है, सेविंग बचत है। और इस क्वेश्चन में दिया है पहले से ही, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि जो इसकी इनकम है, इनकम कितना है 9, जो यहाँ पर 9 है यह बराबर कितने के है, 27,000 के। ठीक, तो यहाँ पर इसका 4 जो बचत है यह बराबर कितने के हो जाएगा, 27,000 बटे में कितना हो जाएगा 9, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो बराबर 9 त्रिक 27, 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12,000। 12,000 रुपये इसकी क्या है, बचत है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बताओ आप लोग कमेंट करके जो आपका यह क्वेश्चन है आपको समझ में आया कि नहीं आया। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करो। और किसी को कहीं पर भी डाउट है, कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो जरूर आप कमेंट कर दो, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी उसमें आपके डाउट को भी क्लियर करवा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।